Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोगों ने लास्ट टर्न स्टार्ट किया था बेटा। वहां पे हमने इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन किया था। आज हम लोग रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई एंड इलेक्ट्रिक करंट आई। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये हमको पढ़ना है। सो इस रिलेशन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं, कंडक्टिंग वायर, सिलिंड्रिकल वायर है, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A, इसको एक सेल से कनेक्ट करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर क्या क्या है भाई, कैपिटल A। जब हम सेल से कनेक्ट करेंगे तो ये एंड हाई वोल्टेज पे आ गया, लेफ्ट एंड, और राइट एंड लो वोल्टेज पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर के अंदर स्टैब्लिश होगा फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। यानी इसके पास रैंडम वेलोसिटी भी होगा, कोलिजन की वजह से वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इसके वजह से एक एवरेज वेलोसिटी डेवलप कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कल फार्मूला डिराइव किया था। अब हमको ये फाइंड आउट करना कि यहाँ इलेक्ट्रिक करंट कितना फ्लो कर रहा है और उसको E के टर्म में निकालना है। सो सपोज कर लो पोटेंशियल डिफरेंस जो EMF सेल का वो V है। नाउ लेट N be number of free electrons per unit volume। इसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। यानी यूनिट वॉल्यूम में, इस वायर के अंदर यूनिट वॉल्यूम में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन है बेटा, उसको हमने N माना है और उसी को हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब हमको ये फाइंड आउट करना भाई यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है। सपोज कर लो ये I फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर फ्लो करेगा, यानी यहां से ऐसे फ्लो करेगा। अब वो इलेक्ट्रिक करंट होगा क्या, सो I इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन T। Q अपॉन टी क्या भाई, किसी सेक्शन पे हम खड़े हो जाएं तो उस सेक्शन से T टाइम में जितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम यहाँ पे पुट कर दें और T से डिवाइड कर दें तो यही इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, वायर के लेफ्ट एंड पर एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं,
उससे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम टी पे। तो हम क्या करें कि इस वायर के अंदर जितना टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज है वो यहाँ पे लिख दें, और इस वायर के टोटल चार्ज को बाहर कितना निकलने में टाइम लगेगा वो लिख दे, यहाँ पे डिवाइड कर दे, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। भाई बात हमारा समझो, हम क्या करने जा रहे हैं कि इस वायर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्यू ले रहे हैं, और इस वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको बाहर निकलने का जो टाइम लगेगा वो टी ले रहे हैं। टी यहाँ पे पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। सो इस वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, तो ये होगा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर। क्या हुआ भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल एन इनटू वॉल्यूम ऑफ वायर, इतना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इनटू ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई मान रहा है, ये टोटल चार्ज हो गया। ये कैपिटल वी वॉल्यूम है अपॉन टाइम। टाइम कितना लगेगा इन सारे चार्जेस को बाहर निकलने में। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इधर लेफ्ट की तरफ वीडी वेलोसिटी से। यानी अगर ये आखिरी वाला यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो हम ये कह सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का टाइम वही होगा जो राइट एंड वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का टाइम होगा। तो राइट एंड वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का टाइम क्या होगा भाई, राइट एंड वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एल डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा, किस स्पीड से, v सबस्क्रिप्ट d, तो ये टाइम लगेगा, इज इक्वल टू n इंटू v, क्या वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू l, क्योंकि सिलेंड्रिकल वायर लिया तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम, इंटू e इंटू v सबस्क्रिप्ट d अपॉन l। l और l कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया, n a e v d। सो जो इलेक्ट्रिक करंट है बेटा I इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, n e v d a। थोड़ा सा हमने रीअरेंज करके लिखा है ताकि ये फार्मूला हमको याद करने में आसान रहे। I इज इक्वल टू नेवा, नेवा n e v d a। सो दिस इज फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट आ गया। ध्यान रहे हमारा हेडिंग क्या बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। करंट का फार्मूला अगर डिराइव करना होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में, तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बेसिकली ये ड्रिफ्ट स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, तो करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में ये रिलेशन आ गया। अब हम क्या करें, ड्रिफ्ट स्पीड के फार्मूले को जो हमने कल डिराइव किया था वो वैल्यू यहाँ पे पुट करें। तो ड्रिफ्ट स्पीड हमने क्या डिराइव किया था, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें। सो ड्रिफ्ट स्पीड vd इज इक्वल टू स्मॉल e कैपिटल E अपॉन m इंटू टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ एम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, या केवल टाउ लिख सकते हैं। यहाँ पे टाउ या टाउ एवरेज क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो कि हमने कल डिस्कस किया था डिटेल में। तो अब हम क्या करें, vd का ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। सो I इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें। पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, सो I इज इक्वल टू
एन ई, अच्छा इसके पहले करंट डेंसिटी भी निकाल सकते बेटा। अगर करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना हो तो आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू एन ई वी डी। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर कह सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड, क्योंकि हम लोग केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। सो इसको यहाँ पे हम पुट कर दें तो ये क्या हो गया भाई, एन ई। अब वीडी का वैल्यू पुट कर दें, सो वीडी इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज into capital A. So it is I is equal to N E square tau average upon M into E into A. This is a relation between इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करंट डेंसिटी के लिए फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं तो I अपॉन ए, इसको इधर लेते हैं तो I अपॉन ए क्या हो जाएगा बेटा, करंट डेंसिटी हो जाएगा। तो ये हो गया एन ई स्क्वायर टाउ एवरेज ई अपॉन एम। सो बेसिकली हमको ये फार्मूला डिराइव करना था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में रिलेशन डिराइव करना हुआ तो ये आ गया बेटा। अगर इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में रिलेशन डिराइव करना, ये हो गया। करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में रिलेशन डिराइव करना, तो ये हो गया। So these two formula are most important, इसीलिए हमने इनको बॉक्स में पुट किया है। They are standard formula, ये स्टैंडर्ड फार्मूला बेटा। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने के पहले कुछ एक न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर, और फिर नेक्स्ट डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। सो वो क्वेश्चन क्या है नोट करो। क्वेश्चन ये बेटा, देयर आर टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल के दो कंडक्टिंग वायर्स हैं। अलग अलग लेंथ और अलग अलग क्रॉस सेक्शनल एरिया के, और उनको एक सेल से कनेक्ट किया गया है। लेंथ L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, लेंथ L2, क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। लेंथ L1 क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, लेंथ L2 क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। सेम मटेरियल के वायर है, सीरीज में कनेक्टेड है एक सेल के थ्रू। यहां पे ड्रिफ्ट स्पीड हम मान लें VD1 या V1 कर दें, और यहां पे ड्रिफ्ट स्पीड सपोज कर ले V2। हमको फाइंड आउट करना V1 अपॉन V2 का रेशियो क्या होगा। फाइंड आउट वैल्यू ऑफ V1 अपॉन V2। इसमें कुछ बेसिक फार्मूले क्लास 10th का भी यूज आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो फार्मूला आपको आता है, क्योंकि उसको यहाँ पे हम आगे डिस्कस करेंगे, इसलिए हम कर रहे हैं। तो V1 अपॉन V2 का रेशियो निकालना है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, चलो करते हैं। तो चूंकि ये दोनों वायर सीरीज में, इसलिए करंट दोनों में सेम फ्लो करेगा।
यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा भाई, सेम होगा I। अब I इज इक्वल टू I। यहां पे अगर करंट हम देखें तो अभी करंट का फार्मूला हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में डिराइव किया था बेटा, और वो फार्मूला हम यहां पे लिख दे रहे हैं, I इज इक्वल टू एन ई वी डी ए। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को, यहां का जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन ई वी डी हो गया V1, ए हो गया A1 इज इक्वल टू, इधर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा वो क्या होगा, एन ई वी डी हो गया V2, एरिया A2। हमने फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ सेम लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ दोनों सेम मटेरियल के बने हुए, इसलिए फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगा। तो ये N और E कैंसिल आउट हो गया। सो Vd1 अपॉन Vd2 क्या हो गया भाई, V1 अपॉन V2 is equal to A2 upon A1. This will be ratio of drift velocity in the two wires connected in series। यानी जब दो वायर सीरीज में कनेक्टेड है बेटा सेम मटेरियल के, तो उनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उनके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्स रेशियो में होगा। लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, L1 L2 पे डिपेंड नहीं करेगा, L1 L2 जो भी हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So there are two wires of same material connected in parallel। दो वायर है भाई सेम मटेरियल के, उनको पैरेलल में कनेक्ट किया है बेटा, एंड दे आर कनेक्टेड विद अ सेल। एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया। ये सेल है, ईएमएफ V सपोज कर ले, लेंथ L1, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, इसका लेंथ L2 और क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। दोनों सेम मटेरियल के बने हुए हैं, सेम सब्सटेंस के बने हुए, ये हमको गिवन है। नाउ इसमें ड्रिफ्ट स्पीड V1 सपोज कर लें और यहां पे ड्रिफ्ट स्पीड V2 सपोज कर लें। वी हैव टू फाइंड आउट V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 दोनों के ड्रिफ्ट स्पीड का रेशियो क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना। तो सॉल्व करते हैं इसको। चूंकि दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है बेटा, इसलिए दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और वो इसी ईएमएफ के बराबर होगा, इसी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I इंटू R। तो यहाँ पे करंट I1 रेजिस्टेंस I1, करंट I2 रेजिस्टेंस I2, रेजिस्टेंस R2। यहाँ पे करंट हम सपोज कर रहे हैं I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ पे करंट I2 फ्लो कर रहा है। जैसा हमने पहले ही कहा था बेटा कि 10th के फार्मूले का यूज आएगा, तो 10th में हम लोगों ने पढ़ा V इक्वल टू आई आर। सो V इक्वल टू आई आर, ये आई आर वायर फर्स्ट वायर सेकेंड। अब I1 रेजिस्टेंस के लिए क्या फार्मूला, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ये भी क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा आप लोगों को। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो
रेजिस्टिविटी into L length of wire upon A cross sectional area of wire। इसको यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, पहले ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, तो ये पूरा फार्मूला डिराइव करके दिखाएंगे ये आया कहां से। इस फार्मूले का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो चूंकि दोनों सेम मटेरियल के बने हैं इसलिए दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा। सो रो L1 upon A1 is equal to I2 रो L2 upon A2। रो और रो कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया भाई I1 L1 upon A1 is equal to I2 L2 upon A2। अब I के लिए फॉर्मूला क्या है? I is equal to NE VDA। तो ये पुट कर देते हैं, यहाँ पे I1 को क्या लिख देंगे? NE VD को V1 क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 इंटू L1 ये हो गया अपॉन A1 इज इक्वल टू NE VD को V2 A2 L2 अपॉन A2। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ सेम लिखा है क्योंकि गिवन है सेम मटेरियल के बने हैं। ई चार्ज एन इलेक्ट्रॉन वो तो सेम होगा, तो ये NE कैंसिल आउट हो गया, A1 A1 A2 A2 ये कैंसिल आउट हो गया। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, सो हमको क्या मिलेगा? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, यहां से देखिए V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। V1 अपॉन V2 L2 अपॉन L1 ये रेशियो होगा उनके ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, यानी अगर दो वायर सेम मटेरियल के पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा बेटा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे नहीं डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा और लेंथ के इनवर्स रेशियो में होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, एंड आर नेक्स्ट टॉपिक लिखो बेटा ओम्स लॉ। सो ओम्स लॉ क्या है भाई? इसको क्लास 10th में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ आइडिया है ओम्स लॉ का? पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ये ओम्स लॉ है क्या? सो ओम्स लॉ इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, लेकिन स्टेटमेंट लिखने के पहले बेटा एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं जो लिखेंगे नहीं, क्योंकि जनरली वैसे ही स्कूल में पढ़ाया जाता है और हो सकता है बुक में भी वो लिखा मिल जाए। और लिखा क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर और रेजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इस तरीके से पढ़ाया जाता है स्कूल में। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है बेटा, मैथमेटिकली तो सही है, रॉन्ग इसमें क्या है? ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, यानी करंट फ्लो करने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है। ये स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का कह रहा है।
V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I का मतलब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी किसी भी वायर में पहले करंट फ्लो करता है, फिर उसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश होता है, ऐसा इस फार्मूले से लग रहा है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाते इस वजह से करंट फ्लो करता है, तो ये स्टेटमेंट ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये क्या कर रहा है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो करंट स्टैब्लिश होता है, ये गलत है। मैथमेटिकली तो दोनों सही है यार, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, या X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y तो Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो मैथमेटिकली सही है। लेकिन फिजिक्स के लैंग्वेज में ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। ये क्या दिखा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, जबकि ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि करंट के फ्लो के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होता है। और प्रैक्टिकली हम जानते हैं किसी भी वायर में पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तब करंट प्रोड्यूस होता है। खैर चलो, अब ओम्स लॉ को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम इस दोनों स्टेटमेंट को ही हटा देते, बेटा इस तरीके से हम नहीं डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन क्या है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट for a conductor remains constant if physical conditions like temperature and strain of wire या strain of conductor remains constant यानी मैथमेटिकली हम कह सकते हैं V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये ओम ने कहा था। जो स्टेटमेंट हमने लिखा बेटा, उसको मैथमेटिकली हम इस तरीके से लिख सकते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। कंडीशन दिया है कि इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड स्ट्रेन ऑफ वायर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी ओम ने क्या कहा कि एक कंडक्टर ले ले तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, चाहे हम V कुछ भी रखें। V हम चेंज करेंगे तो I चेंज कर जाएगा, सच दैट उसका रेशियो कांस्टेंट होगा। आगे उन्होंने कंडीशन दिया, इफ फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टेम्परेचर वायर का नहीं चेंज होना चाहिए। और स्ट्रेन का क्या मतलब होता है बेटा,
इसको हम आगे क्लास 11th में ही पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में। यहाँ पे केवल ये कह सकते हैं कि वायर बेंड ना हो, क्योंकि बेंड करने से स्ट्रेन डेवलप होगा, या वायर स्ट्रेच ना हो या कॉम्प्रेस ना हो। स्ट्रेच करना यानी वायर को खींचना बाहर की तरफ या दबाना, तो ये चीज अगर नहीं हो रहा तो उस केस में V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ओम्स लॉ। तो ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हो गया, इसी को हमको प्रूव भी करना बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या करते हैं, ओम्स लॉ का प्रूव आता है बोर्ड में, प्रूव ओम्स लॉ। तो उस ओम लॉ को हम प्रूव कैसे करेंगे ये डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि ओम्स लॉ को कौन कौन सा मटेरियल फॉलो करता है, और फिजिक्स के अंदर ये जो ओम्स लॉ है इट इज अ ट्रू लॉ और नॉट। क्योंकि ओम्स लॉ में फिजिक्स में जितने भी लॉ आपने पढ़े बेटा उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। अगर किसी लॉ का कोई एक्सेप्शन हो गया तो हम उसको फिजिक्स में लॉ नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पे तमाम एक्सेप्शंस मिलेंगे। यानी ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले केवल मेटल्स होते हैं, मेटल वायर्स होते हैं, वो भी जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। उसके अलावा जितना भी मटेरियल है कोई भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। लेकिन ओम वॉज अ ग्रेट फिजिसिस्ट, वो एक महान फिजिसिस्ट थे, तो उनके ऑनर में इस लॉ को ओम्स लॉ कहा गया। और फिर आगे चल के मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर कहलाते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और नॉन ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर कहलाते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। खैर, पहले हम ओम्स लॉ को प्रूव करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ को क्या हमको प्रूव करना है बेटा कि V अपॉन I इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज हमको प्रूव करना है। अब उसको प्रूव कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। सो अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन I इज इक्वल टू NE VDA। हमने ये फार्मूला क्यों उठाया बेटा यहां से प्रूव करने का। देखो किसी भी डेरिवेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको याद रखना है, उसका भी कुछ रीजनिंग होता है, और जो लास्ट स्टेप यानी फार्मूला जो है वो याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए। तो फर्स्ट स्टेप याद तो रखना, लेकिन इसका भी सर्टेन रीजनिंग होता है। हमने यहां से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि हमको प्रूव करना V अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस फार्मूले में I आ रहा है और I आ रहा है भाई, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर किसी तरीके से V ले आएंगे, देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V को, और फिर V अपॉन आई निकाल लेंगे। इसलिए हमने ये फार्मूला चूज किया। तो I इज इक्वल टू NE, VD को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल e कैपिटल E अपॉन M इंटू टाउ। टाउ या टाउ एवरेज, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये हो गया VD इंटू ए। फिर से लिखे बेटा तो I इज इक्वल टू, अब देखे तो क्या हो गया ये NE स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द वायर इंटू ए। अब ये हमारा भाई वायर है, और
इसको हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। सेल का ईएमएफ V है, तो इसके क्रॉस यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, दैट इज V। लेंथ ऑफ वायर L सपोज कर ले, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कैपिटल E। इस तीनों में रिलेशन क्या होगा, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ बेटा। E इज इक्वल टू V अपॉन L। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये हमने पढ़ाया हुआ, इसके डिफरेंट फॉर्म को पढ़ाया बेटा। वहां पे पढ़ाया होगा E इक्वल टू माइनस E dV बाई dr, या E cos थीटा इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो वहां से हम देखें तो ये फार्मूला था, वहां पे ये सारा फार्मूला पढ़ाया हुआ है। अगर किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और सेपरेशन L है, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और उसका फार्मूला क्या होगा बेटा, E इज इक्वल टू V अपॉन L। हमको वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए क्योंकि हमको V अपॉन I निकालना, इसलिए E को हमने लिख दिया V अपॉन L। सो I इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ अपॉन M इंटू V अपॉन L इंटू A। तो V अपॉन I ये क्या हो गया, तो V अपॉन I क्या हो जाएगा, M अपॉन N E स्क्वायर टाउ इंटू L अपॉन A। ये हमारा रेशियो आ गया। ठीक है भाई, हमको प्रूव क्या करना है कि ये कांस्टेंट है। तो अब कैसे इसको प्रूव किया जाए, ये हम इरेज कर दे रहे हैं और यहीं पे हम दिखा रहे हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे। अब देखो आगे देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है, जो ओम्स लॉ हमने पढ़ा था तो उसमें एक कंडीशन दिया था कि इफ, तो वो इफ वाला कंडीशन यहां भी लगाना होगा, क्योंकि वो कंडीशन पूरा होगा तभी ओम्स लॉ वैलिड होगा। तो ओम्स लॉ के वैलिडिटी, इसको कांस्टेंट प्रूव करने के लिए हमको वो कंडीशन लगाना होगा। सो लिख रहे हैं, इफ टेम्परेचर एंड स्ट्रेन remain constant, then n comma tau comma a l comma a remain constant। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है बेटा तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट होगा, और एल और ए भी कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो वायर का लेंथ, सर्टेन वायर का लेंथ बढ़ता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता है। ये टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स ऑन टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, वो तो इलास्टिसिटी हो गया, हीटिंग, ये जो आगे हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे बेटा, और उसके अलावा थर्मोडायनामिक्स के साथ एक और चैप्टर है
वहां पे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे केवल हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो क्लास 8 वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी वायर का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज कर जाएगा, प्लेट है तो उसका प्लेट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, मेटल ले लिया, सॉलिड ले लिया, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये सब इफेक्ट आता है। तो लेकिन इस पे बहुत ही कम इफेक्ट होगा। बेसिकली यहाँ पे इफेक्ट स्ट्रेन का आता है। अगर स्ट्रेन कांस्टेंट है तो लेंथ और एरिया कांस्टेंट होगा। स्ट्रेन का मतलब वायर को अगर हम खींच रहे हैं तो लेंथ बढ़ जाएगा, या वायर को कंप्रेस कर रहे हैं तो वो तो बेंड हो जाएगा। हाँ, सॉलिड रॉड है, कंप्रेस करेंगे तो लेंथ घट जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा। लेकिन अगर स्ट्रेन भी कांस्टेंट है तो एल और ए ये दोनों क्या होगा भाई, कांस्टेंट होगा। तो आरएचएस क्या हो गया, पूरा का पूरा कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो तो कांस्टेंट ही रहना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहना है। अब टेम्परेचर के साथ एन टाउ चेंज कैसे करता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे चूंकि प्रूफ पढ़ रहे हैं तो वहां पे कैसे चेंज करेगा वो डिस्कस नहीं कर रहा है। तो इफ टेम्परेचर एंड स्ट्रेन रिमेन्स कांस्टेंट देन this value will remain constant, so V upon I is equal to constant. So this is proof of Ohm's law. This is ये Ohm's law का प्रूफ है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते बेटा, जो अभी हमने बताया कि Ohm's law को फॉलो करने वाले कंडक्टर्स बहुत ही कम है। बेसिकली मेटल्स ही ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और वो भी जब मेटल्स का, मेटल वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो फिर हम दो टाइप के कंडक्टर डिफाइन करते हैं बेटा। यहाँ पे जो कंडक्टर वर्ड बोल रहे हैं उस कंडक्टर वर्ड का मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर से नहीं है। कंडक्टर का मतलब सिंपली एक वायर, वो कंडक्टर यानी मेटल भी हो सकता है या इंसुलेटर भी हो सकता है या किसी और मटेरियल का हो सकता है, जैसे जंक्शन डायोड, ट्रायोड, सेमीकंडक्टर, ये सब हम एक जनरल टर्म कंडक्टर यूज कर रहे हैं। तो ओम ने ये कहा कि इसका रेशियो क्या होता है, कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होता है। अब चूंकि इसको केवल मेटल्स इस लॉ को फॉलो करते हैं, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स हैं यानी सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रोलाइट, जंक्शन डायोड, उसके अलावा जंक्शन डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर is defined as material which follows Ohm's law. यानी ओमिक कंडक्टर किसको कह रहे बेटा, ऐसे मटेरियल को जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। तो यहां से डिफिनीशन से भी देखें तो ये कंडक्टर वर्ड का एक्चुअल मीनिंग कंडक्टर नहीं है, मटेरियल है। तो जो मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम ओमिक कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल, मेटल्स, इसके एग्जाम्पल्स केवल मेटल्स हैं, लाइक सिल्वर,
गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन एटसेट्रा, यानी जितने भी मेटल्स हैं बेटा वो ओमिक कंडक्टर हैं। और एग्जाम्पल हमने सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम और आयरन दिया है। इसको एक कॉपर भी लिख लो बेटा, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। ये जो सीक्वेंस लिखा है इस सीक्वेंस को याद रखना, इसको आगे हम फिर डिस्कस करेंगे। ये बड़ा ही स्पेसिफिक सीक्वेंस है बेटा। यहाँ पे अगर हम कहें तो ये सीक्वेंस इस तरीके से, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज करता है, यानी कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। ये बेस्ट कंडक्टर है, सिल्वर सबसे अच्छा बेस्ट कंडक्टर है। उसके बाद कॉपर हो गया, उसके बाद नहीं, सिल्वर हो गया, फिर गोल्ड, फिर कॉपर, एल्यूमिनियम एंड आयरन। सो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस में लिखा हुआ है। अब कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये सारी चीजें आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये कह सकते हो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस में लिखा है, यानी ये बेस्ट कंडक्टर है। और यहाँ पे कंडक्टेंस डिक्रीज कर रहा है। ये मत सोचना कि ये वर्स्ट कंडक्टर है। वर्स्ट कंडक्टर तो यार फ्री स्पेस होगा जिसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। बेस्ट करंट क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर क्या होगा, यानी गुड कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, जीरो। वर्स्ट कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो गोल्ड बेस्ड कंडक्टर मेटल्स के केस में, और ये कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है। तो इस सीक्वेंस में लिखा हुआ, इसके एग्जांपल ओमिक कंडक्टर के ये एग्जांपल्स हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमिक कंडक्टर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहचान क्या है? तो फर्स्ट, V अपॉन I इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो स्टेटमेंट से क्लियर है, तभी हम उसको ओमिक कंडक्टर करें, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, इट्स VI ग्राफ, potential difference current graph, its VI graph is a straight line passing through origin। यानी जो VI ग्राफ होगा बेटा, यहां पे हम ड्रॉ करते हैं, इट्स VI ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। VI ग्राफ बेटा ये देखो, ऐसे अगर हम ड्रॉ करें, इसको हम IV ग्राफ कहेंगे, IV ग्राफ। और ये भी स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये जो ग्राफ लिखा बेटा, ये VI ग्राफ है, ये हमेशा याद रखना, इसका मीनिंग क्या होता है। और ये जो ग्राफ है ये IV ग्राफ है। VI ग्राफ, V पहले आ रहा तो V एक्स एक्सिस पे होगा, I Y एक्सिस पे होगा। IV ग्राफ यानी I एक्स एक्सिस पे होगा और V Y एक्सिस पे होगा। ग्राफ दोनों तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो VI ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। अगर किसी का भी VI ग्राफ ऐसा है
तो वो क्या होगा, ओमिक कंडक्टर। अब इस ग्राफ के और भी प्रॉपर्टीज को आगे हम डिस्कस करेंगे जब रेजिस्टेंस पढ़ेंगे बेटा, अभी यहीं तक हम रहने देते हैं। नेक्स्ट, नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है भाई, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नॉन का मतलब नॉट, निगेटिव हो गया, तो जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। सो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नॉन ओमिक कंडक्टर। material that does not follow या does not obey Ohm's law। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर। एग्जाम्पल, इंसुलेटर, कॉमा सेमीकंडक्टर्स, कॉमा जंक्शन डायोड, कॉमा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल है बेटा, यानी मेटल्स के अलावा जितने भी मटेरियल है सारे के सारे नॉन ओमिक कंडक्टर है, क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इंसुलेटर क्या है वो आपको पता है, सेमीकंडक्टर यानी जिसका कंडक्टेंस इंसुलेटर से ज्यादा हो और कंडक्टर से कम हो। ये पूरा एक चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे। जंक्शन डायोड उसी सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर उसी सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे क्या भाई, नॉन ओमिक कंडक्टर है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर, या फिर इसी हेडिंग को हम लिख सकते हैं बेटा, limitations of Ohm's law। limitations of Ohm's law। क्योंकि ये चीज बोर्ड में पूछा जाता है इसलिए हम ये हेडिंग लिखा रहे हैं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। या फिर अगर कहा जाए व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर, तब भी हम यही चीज लिखेंगे बेटा। यानी ये सेम हेडिंग क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर। तो सेम हेडिंग है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है ये डिस्कस करना हो, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर का पहचान क्या है, ये दोनों सेम टॉपिक है। तो क्या क्या है लिमिटेशंस ओम्स लॉ के, या कैरेक्टरिस्टिक क्या है नॉन ओमिक कंडक्टर का। फर्स्ट,
its VI graph is not a straight line. पहला कैरेक्टरिस्टिक बेटा नॉन ओमिक कंडक्टर का क्या होगा, वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यानी यहां पे हम V ले लें और यहां पे करंट I ले लें तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। ये किसके लिए होगा भाई, ओमिक कंडक्टर के लिए, इसको हम डॉटेड से दिखा रहे हैं। लेकिन जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स है वो ये ग्राफ नहीं शो करेंगे, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, दे डेविएट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से डेविएट करने लगेगा, स्ट्रेट लाइन से दूर चला जाएगा, कुछ दूर तक तो स्ट्रेट लाइन होगा, फिर उसके बाद डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, नॉन ओमिक कंडक्टर का वी आई ग्राफ या आई वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक कहां पे लिखे भाई, यहां पे दिखा देते हैं, जैसे जंक्शन डायोड का, तो सेकेंड यहां इरेज कर देते बेटा क्योंकि स्पेस हमको ज्यादा चाहिए। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वी आई ग्राफ is not identical for positive and negative potential difference। पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस के लिए वी आई ग्राफ आइडेंटिकल नहीं होगा। मीनिंग क्या है, इसको हम पहले समझा देते बेटा आइडेंटिकल होने का, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिकल क्या नहीं होगा, कैसा ग्राफ होगा अगर आइडेंटिकल नहीं होगा तो। जैसे कंडक्टर के लिए हम ले जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो ओम्स लॉ को फॉलो करने वाले, सपोज कर लो ये कोई कंडक्टर है, कोई मेटल वायर है, इस पे अगर हम इधर पॉजिटिव पोटेंशियल लगाएं और इधर नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं और फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जाएं, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करें भाई, इंक्रीज करें, तो करंट इंक्रीज करेगा। ये हम ओमिक कंडक्टर के लिए बता रहे हैं, ये बच्चों ध्यान रखना, ये जो ग्राफ ड्रॉ करना है ओमिक कंडक्टर के लिए, उसके लिए नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, इट विल बी लाइक दिस। अच्छा, अब इस पोटेंशियल को हम उल्टा लगा दें, यानी यहाँ पे निगेटिव कर दें। अच्छा, इस केस में हाई पोटेंशियल यहाँ, लो पोटेंशियल यहाँ, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हमने लिया। अब मान लो हमने यहाँ पे हाई पोटेंशियल लगा दिया और यहाँ पे लो पोटेंशियल लगा दिया, तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रहा, तो इस टाइप का ग्राफ हमको मिलेगा। इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल ग्राफ है पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के लिए, दिस ग्राफ इज आइडेंटिकल। लेकिन नॉन ओमिक कंडक्टर में ये ग्राफ आइडेंटिकल नहीं होगा। एग्जाम्पल हम लेते हैं जंक्शन डायोड का भाई, यहाँ पे केवल ग्राफ आपको याद कर लेना बेटा, इसको हम डिस्कस करेंगे जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केवल ग्राफ आपको याद कर लेना है। सो
जो जंक्शन डायोड है, हेडिंग हम लिख दे रहे हैं जंक्शन डायोड, ये एक नॉन ओमिक कंडक्टर बेटा। इसका जो वी आई ग्राफ होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। इतना तो टिल्टेड नहीं होता है, इस टाइप का ये ग्राफ होता है। सो दिस ग्राफ इज फॉर जंक्शन डायोड। तो आइडेंटिकल ग्राफ नहीं है ये, इस टाइप का, यहाँ पे इस टाइप का, यहाँ पे इस टाइप का। बेसिकली दोनों तरफ स्केल भी आई का अलग अलग बेटा, ये वी वोल्ट में दोनों तरफ। यहाँ पे आई जो लिखा है ये मिली एम्पियर में हमने लिखा है इस स्केल पे, यहाँ पे। और इधर का जो है वो माइक्रो एम्पियर में लिखा हुआ है करंट। इसको हम फॉरवर्ड बायस कहते हैं, फॉरवर्ड बायस। एंड दिस इज ग्राफ फॉर रिवर्स बायस। सो ये सब जब जंक्शन डायोड सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ाएंगे तब ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस ग्राफ इस तरीके से याद कर लेना है। तो ग्राफ आइडेंटिकल नहीं होगा नॉन ओमिक कंडक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल के लिए। दिस वाज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंड लिमिटेशन। अब आते हैं भाई हम थर्ड लिमिटेशन पे, एंड लास्ट लिमिटेशन, थर्ड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन क्या, पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा फिर लिखेंगे, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा समझ में आएगा। वी आई एक पर्टिकुलर मटेरियल है जिसके लिए वी आई ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। इस तरीके का वी आई ग्राफ है। तो इस ग्राफ को हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से इस पार्ट को हम लीनियर ग्राफ कहते हैं बेटा। दिस इज लीनियर ग्राफ। दिस वन इज नॉन लीनियर रीजन, या इसको लीनियर रीजन भी कह सकते हैं, ऐसे लिख दें। लीनियर रीजन यानी जो वी आई ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ये नॉन लीनियर रीजन है बेटा। नॉन लीनियर रीजन का मतलब क्या हो बेटा, कि जो वी आई ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। एंड ये जो थर्ड पार्ट है यहीं तक हम दिखा रहे हैं, आगे फिर दिखाया जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट यहीं तक है इसलिए इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस यानी इस रीजन में रेजिस्टेंस नेगेटिव है। रेजिस्टेंस नेगेटिव है इसका मतलब क्या हो, थोड़ा सा हम यहाँ समझाएंगे, फिर आगे जब रेजिस्टेंस पढ़ाएंगे बेटा वहां पे डिटेल में समझाएंगे और इस पे न्यूमेरिकल भी देंगे। रेजिस्टेंस नेगेटिव होने का मतलब क्या हो बेटा, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट इंक्रीज करेगा। ऐसा ही आपने पढ़ा हुआ है। इसको हम पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
आप यहां से यहां तक देखें, पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन है, यहां से लेके यहां तक, क्योंकि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे, करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन इस रीजन में आप देखिए तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट क्या हो रहा है, घट रहा है। आज हम पढ़ा रहे तो आपको लग रहा है कि नहीं सर कुछ न कुछ सही पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आज के पहले बेटा आपको अगर कोई बताता कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट घट सकता है तो आप यही सोचते कि वो बंदा गलत पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। ये रूल ये कौन शो करता है, प्रॉपर्टी गैलियम आर्सेनाइड। गैलियम आर्सेनाइड एक सेमीकंडक्टर बेटा, जो सर्टेन वोल्टेज के बाद अगर उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा, यानी नेगेटिव रेजिस्टेंस शो करेगा। इसका मतलब ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, पॉजिटिव रेजिस्टेंस। लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पे करंट डिक्रीज करने लगे तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। सो दिस इज थर्ड लिमिटेशन और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्या है भाई, डिफरेंट करंट सेम करंट, सेम करंट flows for different पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सेम करंट फ्लो करता, या फिर हम लिख सकते हैं इट शोज नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्या लिख सकते हो बेटा, इट शोज नेगेटिव रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखो कैसे हम करें कि डिफरेंट करंट फ्लोज फॉर सेम करंट फ्लोज फॉर डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे ग्राफ बहुत सारे पॉइंट जगह दिखा सकते हैं, लेकिन हम एक पर्टिकुलर लाइन ड्रॉ करें बेटा। तो ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस V1 के लिए करंट जो फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V2 के लिए भी वही करंट फ्लो कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये देखो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट सेम है। ऐसे यहाँ पे ले सकते हो, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट सेम फ्लो कर रहा है। सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ ओमिक कंडक्टर। सो आज क्लास हम यहीं तक रखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे और फिर रेजिस्टेंस पे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके अलावा ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर के भी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। टिल देन you revise these topics, stay healthy, stay focused on your studies, stay happy, stay blessed. So we will meet again on next turn. Till then, sayonara, Godspeed, and bon voyage.